सभी साथियों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट गरिमा ग्रह के बारे में, जिसके द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए हमें और आपको मिलकर वर्क करना है उनके वेलफेयर के लिए। और सरकार द्वारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सरकारी अनुदान के लिए आपसे ईओआई यानी कि एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, if are you looking for the same information of project Garima Greh in English language, you can tap on this I button and you will find the same video in English language on our coordinating YouTube channel. So आप अगर इस इंफॉर्मेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो आई बटन में ऊपर जो है आपको वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से आप सेम वीडियो को या इस इंफॉर्मेशन को आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्राप्त कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस पर्टिकुलर गरिमा ग्रह प्रोजेक्ट की ओर। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट को आवेदन करने से पहले सबसे जरूरी होता है उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना, यानी कि उसकी गाइडलाइन के बारे में हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि उस आवेदन को करने से पहले हम यह सुनिश्चित कर सकें कि हम उस आवेदन के लिए योग्य हैं भी या नहीं, या हमारी संस्था उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए आवेदन करने में योग्य है भी या नहीं। तो इस बात की सुनिश्चितता के लिए हमें चलना होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस पर। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी होम स्क्रीन पर। चलिए जी, हियर वी आर। हमें गरिमा ग्रह प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहां पर हम टाइप करेंगे MSJE, राइट। यहां पर हमारे सामने एक पोर्टल निकल कर आएगा grants.msje.gov.in। हमें सेम लिंक पर क्लिक करना है। अब पॉपअप को हम क्लोज कर देते हैं, यहां पर नीचे आते हैं और यहां पर देखिएगा हमारे पास न्यू या करंट डाटाबेस के अंदर हमें बताया गया है एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर सेटिंग अप ऑफ गरिमा ग्रह, राइट। गरिमा ग्रह के सेटअप के लिए जो है एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं, जो कि 15 दिनों के लिए ओपन की गई हैं। 26 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये आवेदन जो है स्वीकार्य किए जाएंगे। तो इसकी पब्लिश डेट जो है वो 26 जून रही और 7 जुलाई तक आप अपना आवेदन ऑनलाइन रूप से व्यक्त कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर जो है पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन रूप से, राइट। तो इसकी सबसे पहले हम डिटेल्ड गाइडलाइन की ओर आगे बढ़ते हैं कि इसकी डिटेल्ड गाइडलाइन हमें क्या कहती है। सो वी विल क्लिक हेयर ऑन रुचि की अभिव्यक्ति, यानी कि हम यहाँ पर जो है हिंदी गाइडलाइन की ओर आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए जी, हियर वी आर। हमारे पास उपलब्ध है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हिंदी गाइडलाइंस। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम आउट कर लेता हूं और अब इसको हम ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये स्कीम क्या है, क्या हमारी संस्था इस ग्रांट के लिए आवेदन करने में जो है योग्य है, और अगर हमारी संस्था को इस ग्रांट एप्लीकेशन के लिए हम अप्लाई करवाते भी हैं तो इसमें हमारी संस्था को कितना बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर इस प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक स्कीम चलाई जाती है, जो कि गरिमा गृह आश्रय गृह संचालन के लिए होती है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो होती है, यानी कि सामाजिक न्याय विभाग, न्याय और अधिकारिता विभाग, जैसे हम जो है फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, वो भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है, राइट। हम बड़े बूढ़ों के लिए जो हम वृद्धाश्रम चलाते हैं वो भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। हम अनाथाश्रम चलाते हैं वो भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसी विभाग के अंतर्गत सिर्फ विशेष रूप से ट्रांसजेंडर्स के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। यानी कि जैसे आप जो है बुजुर्ग, जो बेसहारा बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप वृद्धाश्रम संचालित करते हैं। आप गैर माँ बाप के जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए आप अनाथालय संचालित करते हैं। ऐसे ही जो लोग ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए आप गरिमा गृह का संचालन करें। सेम प्रोसेस रहेगा, यानी कि जो लोग वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जो लोग, जो संस्थाएं हमारी जो है अनाथाश्रम चला रही हैं, वो ऑब्वियस सी बात है समझ गई होंगी इस पर्टिकुलर स्कीम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, राइट। तो इसके बारे में बताया गया है कि किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम की धारा के तहत इसकी ट्रांसजेंडर लोगों की जो है अधिकारों की रक्षा और इसके समुदाय के हितों की रक्षा का प्रावधान दिया गया है हमारे जो है संविधान के अंतर्गत। इस
योजना का उद्देश्य क्या है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, चिकित्सा सेवा और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, राइट। तो इसके लिए आश्रय प्रदान करने की प्राथमिकता को पूरा करना इस स्कीम का पूरा उद्देश्य है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए भी सहायता प्रदान करवाना हमारा ध्येय रहेगा इस गरिमा गृह के माध्यम से। चलिए जी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने परिवार या समाज में पुनः एकीकरण के लिए कदम उठाने में मदद करने के लिए कानूनी देखभाल और मनोवैज्ञानिक परामर्श देना इस योजना का निहित उद्देश्य है। आजीविका कौशल विकसित करने और उसमें वृद्धि करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करवाना या करना, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक आजीविका उत्पन्न करना या उसकी व्यवस्था करना इस स्कीम का निहित उद्देश्य है। गरिमा गृह में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि प्रदान करवाने में सहायता प्रदान करना या करवाना, ये गरिमा गृह या इस प्रोजेक्ट का निहित उद्देश्य है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करना और उनकी समग्र जीवन स्थितियों में सुधार करना और उसके लिए प्रयासरत रहना इस स्कीम का निहित उद्देश्य है। गरिमा गृह को पूरे देश में स्थापित किया जाएगा। इच्छुक जो भी इच्छुक संगठन है अर्थात सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई भी संस्थान या कोई भी न्यास, राइट, या कोई भी सार्वजनिक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी इस पर्टिकुलर गरिमा गृह प्रयोजन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। अब आवेदन जमा करना। इच्छुक संगठनों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ई अनुदान पोर्टल, यानी कि जिस पोर्टल से अभी हमने इस स्कीम की गाइडलाइन को चेक किया, इसी पोर्टल पर, यानी कि जो पोर्टल है आपके सामने ई अनुदान पोर्टल, इसके माध्यम से आपको सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन पोर्टल के माध्यम से रात 11:59 यानी कि जो इसमें लास्ट डेट हमें दी गई है, लास्ट डेट हमें क्या दी गई है? 7 जुलाई। तो 7 जुलाई को मध्य रात्रि 12 बजे तक आपको अपना आवेदन या उससे पहले अपना आवेदन जो है ऑनलाइन रूप से जमा कर लेना है। मंत्रालय यदि आवश्यक हो तो कुछ भी या सभी आवेदकों की अधिसूचित तिथि, समय और स्थान पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित कर सकता है। याद रखिएगा, अगर मंत्रालय को आवश्यकता पड़ी तो आपके जो भी एप्लीकेंट्स रहेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस के माध्यम से, उनको किसी भी समय किसी भी नियत स्थान पर प्रस्तुति के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों का उद्देश्य आवेदक संगठनों के प्रस्ताव को अपने दृष्टिकोण, उनकी कार्यप्रणाली और उनकी गुणवत्ता को प्रस्तुत करने की अनुमति देना होता है। यानी कि आपका अपने प्रोजेक्ट के प्रति दृष्टिकोण क्या है, आपकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी इस गरिमा गृह प्रोजेक्ट को लेकर, और आपकी गुणवत्ता को आप कैसे मेंटेन करेंगे, इस बात को आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, उनको समझाना होगा, बताना होगा, उसको अभिव्यक्त करके दिखाना होगा। तो उसके प्रेजेंटेशन के लिए आपको मंत्रालय कभी भी बुला सकता है। संलग्न दस्तावेज। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए, इस परियोजना के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। आशय का नमूना पत्र, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आपको ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑनलाइन जब आप फिल करेंगे तो उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगी, वो आपको फिल करना है। इस आशय का वचन देना कि संस्था, कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट किसी भी रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत में या विदेश में कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं की गई, काली सूची में नहीं डाली गई हैं। ये अनुबंध 2 होता है। जो है आशय का नमूना पत्र जो है आपका एक जिसे हम कहते हैं कवर लेटर, उसका एक फॉर्मेट रहेगा इसमें, वो फॉर्मेट मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो पहले वो आपको एक जो है आशय का नमूना पत्र यानी कि वो कवर लेटर आपको जो है अपने लेटर हेड पर देना है। उसके बाद एक अनुबंध, एक जो है एक और लेटर हेड देना है जिस पर आपको डिक्लेयर करना है कि आपकी संस्था जो है कहीं भी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों का जो है आपको टर्नओवर शो करना है, उसका एक प्रारूप दिया गया है, उसमें आपको एनेक्चर में उसको फिल करना है। एनेक्चर 4 में आपका जो संगठन का विवरण है, यानी कि आपका एनजीओ प्रोफाइल जो है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद संगठन के प्रोफाइल का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। नवीनतम भरे हुए रिटर्न या ट्रस्ट डीड के साथ सोसाइटी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल, यानी कि आपकी जो लेटेस्ट रिटर्न है वो आपको वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रस्ट की डीड या संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या सेक्शन 8 के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है वो, उसके साथ आप ट्रस्ट डीड रखते हैं तो पूरी डीड आपकी डिस्क्लोज की जाएगी। आप सोसाइटी चलाते हैं तो आपका जो है बायलॉज यहाँ पर संलग्न करने की आवश्यकता होगी आपको। अगर आप सेक्शन 8 के अंदर हैं तो आपका एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि एओए, दोनों आपको इसमें संलग्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ये आपको बताना होगा। पिछले वर्ष के लिए संगठन की गतिविधि रिपोर्ट या वार्षिक रिपोर्ट, यानी कि जो आपकी एनुअल प्रोफाइल होती है वो आपको आवश्यकता होगी लास्ट ईयर की।
आयकर पंजीकरण और छूट प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो आपके पास अगर 12 ATG अवेलेबल है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रदान करनी होगी। बोर्ड या शासकीय निकाय को सदस्यों की सूची तथा संपर्क विवरण और व्यवसाय, जो भी आपके जो एनजीओ का जो बोर्ड है, आपका संस्था का जो बोर्ड है, उसके सदस्यों की सूची, आपको संपर्क सूची, उनका क्या व्यवसाय है, वो आपको सूची पूरी उपलब्ध करानी होगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जो नोट के रूप में आपको दी गई हैं। आवेदक संगठनों को ट्रांसजेंडर कल्याण के क्षेत्र में पहले से ही कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ कार्यरत होना चाहिए, यानी कि आपकी संस्था ट्रांसजेंडर्स के साथ पिछले 2 वर्ष से जो है रिलेशन में हो, यानी कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर वर्क कर रही हो, आपको उस चीज का अनुभव उनके साथ वर्क करने का। आवेदक संगठन जो है एक पंजीकृत सोसाइटी, यानी कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, या फिर एक रजिस्टर्ड कंपनी यानी कि सेक्शन 8 कंपनी, या न्यास, न्यास किसे कहा जाता है, आपकी डीड को, ट्रस्ट को, राइट, तो सॉरी ट्रस्ट को। तो आपको संस्था जो है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी या रजिस्टर्ड जो है ट्रस्ट होनी चाहिए, तो ही आप इस ग्रांट के लिए आवेदन अपना प्रस्तुत कर पाएंगे। इस कार्यकलाप के लिए पहले से किसी अन्य स्कीम या अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं को इस स्कीम के तहत जो है सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं करना है, राइट। यानी कि अगर आप गरिमा गृह या इस प्रकार की किसी योजना में पहले से आप काम करें और कहीं और से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, तो आप इसके लिए आवेदन अपना प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। गरिमा गृह के संचालन और उसे मेंटेनेंस करने वाली संस्थाओं को या संगठन को वित्तीय सहायता स्माइल स्कीम के अंतर्गत या जारी रहने या सक्षम अधिकारी के आदेश या इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही संतोषजनक कार्य करने के आधार पर प्रदान की जाएंगी। यानी कि जब तक स्कीम ये चल रही है, मंत्रालय स्कीम को चला रहा है, तब तक के लिए, या जो है सक्षम अधिकारी का आदेश आता है कोई, उस आदेश तक, राइट। यानी कि स्कीम अप टू गवर्नमेंट है, जब मन चाहे ये बंद हो सकती है, राइट। और जब तक ये चलेगी तब तक के लिए आपको जो है उसका अनुदान प्राप्त होगा, लेकिन उसी कंडीशन में जब आपका कार्य यहां पर संतोषजनक पाया जाएगा संबंधित अधिकारियों या मंत्रालय के द्वारा, राइट। चलिए, अब गरिमा गृह संचालन की जो संरचना है वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। आशय गृह का प्रबंधन और कार्य निष्पादन परियोजना प्रबंधन समिति, यानी कि जो आपकी पीएमसी होती है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक पीएमसी होती है, परियोजना प्रबंधन समिति, राइट। आपको पता होना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट हमारा, तो उस प्रोजेक्ट की देखिए, हमारी संस्था की समिति अलग बात है, हमारी संस्था के अंदर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है। ऐसे ही जब कोई आप प्रोजेक्ट चला रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के पर्टिकुलर अध्यक्ष, आप उसका सचिव या उसकी जो प्रबंधन समिति होती है वो बिल्कुल अलग होती है, राइट। तो उसके द्वारा इस जो है गरिमा गृह का जो है आश्रय गृह का संचालन किया जाना चाहिए। गरिमा गृह चलाने वाले संगठन का जो सचिव है, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मेरी संस्था इस गरिमा गृह प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना चाहती है, तो ये मैंडेटरी है कि मेरी संस्था का जो सचिव है, यानी कि मेरी संस्था का जो सेक्रेटरी है, वो व्यक्ति एक ट्रांसजेंडर समुदाय से होना चाहिए, राइट, जो कि इस गरिमा गृह का परियोजना निदेशक होगा, यानी कि इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा। तो आपकी संस्था का सचिव जो है वो एक ट्रांसजेंडर होना चाहिए, और वही व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के लिए आपका जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। समिति से हर महीने बैठक करने और बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड करना अपेक्षित होगा, यानी कि हर महीने बैठक करनी है, बैठक का जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना अनिवार्य है। ये एक प्रोजेक्ट की जो जिम्मेवारियां होती हैं वो सारी आपको यहाँ पर जो है फॉलो अप करनी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पीएमसी की बात आई थी, यानी कि परियोजना प्रबंधन समिति, उसमें कुछ विशेष पद दिए गए हैं जो कि उनके लिए जो है विशेष जो है प्रावधान लागू किए गए हैं। यानी कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो जिला मजिस्ट्रेट हो या उसके समकक्ष कोई व्यक्ति हो, याद रखिएगा। इस प्रबंधन समिति के सदस्य में एनजीओ या सीबीओ का प्रतिनिधि, यानी कि हमारा जो सचिव, मैंने आपको बताया था कि हमारा एक सचिव जो होता है वो भी जो है इसका जो है परियोजना का जो है निदेशक होगा, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा। तो एनजीओ से हमारा प्रतिनिधि जो है वो भी इस पीएमसी का सदस्य होगा। एक डॉक्टर इस पीएमसी का सदस्य होगा। एक ट्रांसजेंडर कल्याण और मुद्दों के विशेषज्ञ जो होते हैं, यानी कि जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो मास्टर्स होते हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपको इस समिति का जो है सदस्य बनाना होगा। और गरिमा गृह के अध्यक्ष या सचिव जो हैं, जो परियोजना निदेशक हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आपको, यानी कि वो सदस्य सचिव होने चाहिए इस परियोजना प्रबंधन समिति के। तो आपकी जो परियोजना प्रबंधन समिति है उसका सचिव कौन होगा, कोई भी ट्रांसजेंडर
राइट, जो कि गरिमा गृह का अध्यक्ष भी होगा, राइट, और आपकी संस्था का सचिव होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर जो है पीएमसी आपको फॉलो अप करनी है। यहाँ पर ये जो पीएमसी है ये नामित किसके द्वारा की जाएगी? जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के द्वारा नामित की जाएगी, राइट। कर्मचारियों की स्थिति जान लेते हैं। इसके अंदर एक परियोजना निदेशक चाहिए, यानी कि वही ट्रांसजेंडर जो हमारे सचिव के रूप में वर्क कर रहा है पीएमसी के अंदर, वो हमारे परियोजना निदेशक या प्रबंधक के रूप में वर्क करेंगे। परियोजना निदेशक हमारे जो है ये हो गए, राइट, कौन? सदस्य सचिव, जो कि ट्रांसजेंडर है। परियोजना प्रबंधक, हमारे प्रबंधक कौन होंगे? जो भी इसका प्रबंधक हो, जिसको भी आप इसमें नामित करें, संस्था का कोई सदस्य हो सकता है, राइट। इसमें परियोजना लेखाकार सहायक, जो आपका अकाउंटेंट होता है, एक वो डिप्लॉय करना है। ब्रिज क्रॉस समन्वयक, है ना, जो आपके ब्रिज कोर्स समन्वयक होते हैं, वो आपको जो है अपॉइंट करने हैं। इसमें एक सलाहकार नियुक्त किया जाएगा, एक बावर्ची यानी कि खाना बनाने वाला व्यक्ति, एक मल्टीटास्क वर्कर आपको नियुक्त करना है, एक स्वीपर झाड़ू वाला सफाई वाला, राइट, एक चौकीदार नियुक्त करना है। इस प्रकार से कुल 11 लोगों की नियुक्ति कर्मचारियों के रूप में इस प्रोजेक्ट के लिए की जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आवरण संरचना यानी कि वास्तविक मानक क्या है? गरिमा गृह जो है उचित, शांत और आवासीय इलाके में स्थित होना चाहिए, ताकि निवासियों को परेशान करने के लिए कोई शरारती तत्व ना हो, राइट। केंद्र आसानी से सुलभ होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आपका केंद्र जो है परिवहन संचालनों से बहुत दूर हो, यानी कि इजीली वो वहां पर कनेक्ट किया जा सके, उनसे कनेक्ट किया जा सके, यानी कि उनसे जुड़ाव आसानी से संभव हो सके। केंद्र को ठीक, हवादार और अच्छी तरीके से प्रकाशित या स्वच्छ तरीके से बनाया जाना चाहिए, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो हवादार होना चाहिए, उसमें प्रकाश की अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छता का हाइजीन जो है मेंटेन की गई हो। निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, यानी कि आपका जो आवास आपने बनाया उसमें जो भी लोग रहेंगे उनकी सुरक्षा की या व्यवस्थाएं पूरी हों, है ना। पूर्ण पते के साथ घर का नाम, जिस स्कीम के तहत सहायता दी जा रही है उसे प्रमुखता से निर्देशित किया जाना चाहिए, यानी कि जब आप इस ग्रांट के लिए आवेदन करेंगे और गरिमा गृह के लिए अगर आपसे आगे कोई स्कीम के लिए आपके साथ बात चलती है डिपार्टमेंट की, तो जो आप गरिमा गृह संचालित कर रहे हैं उस पर आपको बकायदा आपका जो कंप्लीट एड्रेस है वो मेंशन करना है। आप जिस प्रोजेक्ट के तहत इसमें आप अनुदान पा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का पूरा नाम लगा, यानी कि अगर आप स्माइल स्कीम के अंतर्गत इसमें जो है गरिमा गृह के अंतर्गत आप इसमें जो है अनुदान पा रहे हैं, तो उस पर आपको मेंशन करना है गरिमा गृह द्वारा अनुदान प्राप्त, राइट। और स्थान की आवश्यकताएं, जैसे गरिमा गृह में जहां तक संभव हो निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार प्रति निवासी न्यूनतम क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए। अभी न्यूनतम क्षेत्र क्या होता है प्रति व्यक्ति, वो हम आपको नीचे डिफाइन करने वाले हैं। सभी अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण करा जाना अनिवार्य है, यानी कि जो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा वो कंप्यूटराइज होना चाहिए। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए रोगियों के रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए स्थान प्रदान किया जाए, यानी कि प्राइवेसी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आसान पुनर्प्राप्ति की प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि रिकवरी सिस्टम जो है बहुत इजी होना चाहिए। उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक जो है प्रणाली का आपको पालन करना है, यानी कि जब भी वहां पर जो आपके स्टाफ है उसकी प्रेजेंटेशन जो है, उसकी सॉरी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक डिवाइस से आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि वेबसाइट और गरिमा गृह का जो पोर्टल रहेगा उससे जोड़ा जाना उनका अनिवार्य रहेगा। तो ट्रांसजेंडर या आश्रय गृह के लिए बिल्टअप या नॉन बिल्टअप क्षेत्र लगभग कितना होना चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। व्यक्तियों के लिए कमरे और या डॉर्मेट्री की जो व्यवस्था है, 25 व्यक्तियों के लिए आवश्यक जो क्षेत्र है प्रत्येक व्यक्ति 50 वर्ग फुट के हिसाब से, यानी कि कुल न्यूनतम 1250 वर्ग फुट का क्षेत्र आपका जो है वो डॉर्मेट्री के रूप में होना चाहिए, जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा चिकित्सा सह परामर्श केंद्र के रूप में 200 वर्ग फुट का एक जो है रूम काफी है। मनोरंजन के लिए 500 वर्ग फुट का जो है आपका हॉल काफी है। उसके अलावा जो है स्टॉक रूम के लिए 100 वर्ग फुट की जगह आपको चाहिए। एक बाथरूम की व्यवस्था हो जो कि 200 वर्ग फुट में हो, है ना। शौचालय की व्यवस्था हो जो कि 200 वर्ग फुट में हो। कार्यालय का कक्ष होना चाहिए, यानी कि आपका ऑफिस होना चाहिए 150 वर्ग फुट में। स्टाफ का रूम जो है वो 100 वर्ग फुट में होना चाहिए। कार्यवाहक या सह ब्रिज कोर्स समन्वयक जो होता है उसके लिए 200 वर्ग फुट, यानी कि जहां पर आप ये एडिशनल उनको जो है ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे उसके लिए 200 वर्ग फुट की एक जगह होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के लिए जो है एक 100 वर्ग फुट की जगह आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से कुल जो आपके पास एरिया है वो 300 स्क्वायर फुट के अंदर जो है बना होना चाहिए, यानी कि 3000 वर्ग फुट के आपका एरिया जो है इस गरिमा गृह के लिए आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो किराए पर हो चाहे वो आपका निजी हो, राइट। तो इसमें जो है कुछ मापदंड दिए गए हैं, उन मापदंडों के आधार पर आपको 100 में से अंक दिए जाएंगे। या और
जिन संस्थाओं का जो ये जो मार्किंग सिस्टम है वो 70+ होगा, राइट, केवल उनको ही मंजूरी मिलेगी इस पर काम करने के लिए। तो वो अंक कैसे कैसे मिलते हैं, जैसे आपका ट्रांसजेंडर के क्षेत्र में कितने वर्षों का अनुभव है, आपका 2 वर्षों का अनुभव है, आपको 5 अंक मिलेंगे। आपको 3 से 4 साल का अनुभव है, आपको 10 अंक मिलेंगे। आपको 5 से 6 साल का अनुभव है, आपको 15 अंक मिलेंगे। आपको 6 से कम साल का अनुभव है, राइट, तो सॉरी 6 से अधिक साल का अनुभव है आपको, तो आपको 20 अंक मिलेंगे। तो आपकी संस्था का जितना अनुभव होता है उसके आधार पर आपको यहाँ पर जो है अंक प्रदान किए जाएंगे। अब संगठन के आउटरीच या सामाजिक कार्यकर्ता जो ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम कर रहे हैं उसके अनुसार भी आपको अंक मिलते हैं। अगर आपके 2 या 2 से अधिक जो है सामाजिक कार्यकर्ता आपके इस संगठन के लिए या ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। आपके 3 जो है मेंबर्स वर्क कर रहे हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। आपके 4 मेंबर वर्क कर रहे हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। आपके 4 से अधिक मेंबर वर्क कर रहे हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। ऐसे ही ट्रांसजेंडर समुदाय में कल्याण के लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अन्य योजनाएं जैसे स्वास्थ्य कौशल, है ना, इन सभी के लिए आप पहले से अगर किसी स्कीम को आप चला रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, तो अगर आप एक स्कीम चला रहे हैं आपको 5 अंक मिलेंगे। आप 2 से 4 स्कीमें चला रहे हैं आपको 10 अंक मिलेंगे। आप 5 से 7 स्कीमों में वर्क कर चुके हैं आपको जो है 15 अंक मिलेंगे। आप 7 से ज्यादा स्कीमों में वर्क कर चुके हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार से अब तक स्वरोजगार या नौकरी के माध्यम से पुनर्वासित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या, अगर आप मान लीजिए ट्रांसजेंडर के लिए पहले से वर्क कर रहे थे, आप उनकी काउंसलिंग कर रहे थे, उनको आप जॉब वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो अब तक आपने कितने प्लेसमेंट्स दिए हैं उसके आधार पर भी आपको अंक मिलते हैं। आपके जो है 25 तक एम्प्लॉयमेंट है, 1 से लेकर 25 तक, तो आपको 5 अंक। 25 से 50 एम्प्लॉयमेंट आपने दिए तो 10 अंक। आपने 50 से जो है 75 एम्प्लॉयमेंट दिए हैं तो आपको 15 अंक। आपने 75 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिए हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। आपके ट्रांसजेंडर समुदाय में जो आपका कार्य क्षेत्र होता है, ठीक है, उसके लिए अगर आपको कभी सम्मानित किया गया, आपको पुरस्कार दिया गया, तो उसके हिसाब से भी आपको अंक मिलेंगे। ब्लॉक स्तर पर आप अवार्डेड हैं तो आपको 5 अंक। आप जिला स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं आपको 10 अंक मिलेंगे। आपको राज्य स्तर पर पुरस्कार मिला है आपको 15 अंक मिलेंगे। आपको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला आपको 20 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से तमाम चीजों के लिए एक अनुमानित जो है अंक शैली यहाँ पर डाली गई है, और उसी हिसाब से आपको जो ग्रेड सिस्टम, जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसके आधार पर आपका जो है चयन किया जाएगा। जहां पर जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए जो जिले हैं आपके, अगर आप एक जिले को चयन कर रहे हैं तो 5 अंक। आप 2 से 5 जिलों में वर्क करेंगे तो 10 अंक। आप 6 से 10 जिलों में वर्क करें तो 15 अंक। आप 10 से ज्यादा जिलों में वर्क करें तो 20 अंक। तो इस प्रकार से ये तमाम योजनाएं जो है इस आधार पर जो है दी गई हैं कि आप जिस हिसाब से इस परिक्षेत्र के अंदर एक्सपीरियंस होल्डर हैं उस हिसाब से आपको ज्यादा अंक प्राप्त होंगे। और जहां पर आपके अंक यानी कि ओवरऑल जो आपकी नंबरिंग है वो 70+ जाएगी तो ही आपको ये स्कीम अलॉट की जाएगी। तो आवेदन जमा करने के लिए जो मैंने बताया आपको कि 7 जुलाई से पहले आपको आवेदन अपना सबमिट कर देना है। यहाँ पर स्पष्टीकरण ध्यान देना है कि जो भी कंप्लीट एप्लीकेशंस होंगी वही स्वीकार की जाएंगी। विद इन टाइम फ्रेम आपको सबमिट करनी है, राइट। अगर अगर इस ईओआई प्रक्रिया को रद्द करना है तो मंत्रालय के पास सभी अधिकार सुनिश्चित हैं, सुरक्षित हैं, राइट। चलिए जी, मैंने आपको बताया कि इससे संबंधित अब आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप श्री अंकित श्रीवास्तव जी हैं जो हमारे अपर सचिव हैं, उनसे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस दी गई मेल आईडी पर, या श्री मयंक भारद्वाज जी जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं उनको उनको आप जो है इस मेल आईडी से जो है संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रारूपों की। मैंने आपको बताया था कि एक अनुबंध 1 यानी कि जो आशय का नमूना पत्र है वो आपको अपने लेटर हेड पर देना होता है। उसको आप इस प्रकार से मेंशन करेंगे, जैसे ऊपर आपको जो है अपने लेटर हेड लगाना है, लेटर हेड पर आप डेट डालेंगे, राइट। आवेदन के आप आशय का नमूना पत्र यहाँ पर जो है आपको मतलब एक एप्लीकेशन टाइप करनी है। सेवा में अंकित श्रीवास्तव जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नंबर इतना, है ना, ए विंग, शास्त्री भवन वगैरह। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह या आश्रय गृह की सूची की अभिव्यक्ति या सह प्रस्ताव, है ना, ये कंप्लीट आपको जो है इस हिसाब से अपना टाइप कर लेना है। यहाँ पर आपके प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम वगैरह और संगठन का पूरा नाम और पता आपको डालना है। और इसको आप जो है सील साइन करके अपने पास स्कैन करके रख लीजिएगा। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी अपलोड किया जाएगा। अब आता है अब जो है सेकंड एनेक्चर यानी कि दूसरा अनुबंध। उसमें आपको ये प्रमाणित करना होता है कि आपकी संस्था जो है कहीं भी जो है ब्लैकलिस्टेड नहीं हुई है, राइट। कहा गया था ना आपसे कि कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया आपको, राइट। तो यहाँ पर आपको ये भी अपने लेटर हेड पर दाना है। इस पे टाइटल रहेगा वचनबद्धता। इसमें हम आपको मतलब जो है
मेंशन करना है कि हम ये चीज घोषित करते हैं, प्रमाणित करते हैं पिछले 3 वर्षों में ना तो हमारी एनजीओ या हमारी सीबीओ किसी भी कार्यरत कर्मचारी या किसी भी अनुबंध पर प्रदर्शन करने में विफल नहीं रहे हैं, है ना, किसी भी परियोजना या अनुबंध में निष्कासित नहीं किए गए हैं, और या हमारी ओर से उल्लंघन के लिए कोई अनुबंध समाप्त नहीं किया गया है, राइट। इस प्रकार से ये जो भी पर्टिकुलर एक जो आपको प्रारूप दिया गया है, इस प्रारूप को आपको जो है उस पर टाइप करना है और नीचे हस्ताक्षर और मोहर आपको लगा देना है। अब आपके 2 लेटर हेड रेडी हो चुके, राइट। अब आते हैं हम थर्ड लेटर हेड पर। तो इसमें आपको अपने टर्नओवर, पिछले 3 साल की जो टर्नओवर है उसकी आपको डिटेल देनी है। उसमें आपको टर्नओवर के संबंध में वित्तीय विवरण, राइट, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार आपको इसको फिल करना है लाखों में। तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 संगठन का नाम डालना है, वित्तीय वर्ष 1 यानी कि पहले फर्स्ट ईयर की टर्नओवर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में क्या क्या टर्नओवर है आपकी, वो आपको यहाँ पर ईयर वाइज मेंशन कर देना। लाइक आपको वित्तीय वर्ष 1 2 3 ये समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर इसके नीचे मेंशन कर देंगे टर्नओवर, यहाँ पर ब्रैकेट में 2021-22, फिर 22-23, 23-24, राइट, जो भी आपको मेंशन करना है इस प्रकार से आप मेंशन कर देंगे, और यहाँ पर आपकी जो भी टोटल टर्नओवर है वो आपको मेंशन कर देनी है, राइट। और इस पर जो है यानी कि ये जो आप इस जिस पेपर पर आप इसको टाइप करेंगे उसको अपने सीए से अटेस्टेड जरूर करवा देना, यानी कि आपका सीए इस पर जो है साइन सील करके देगा। तो एक आपका जो है एनेक्चर ये रेडी हो गया है। अब ये कंप्लीट जो है ये सारी चीज लिखेगा कि आपका प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण पैनलबद्ध बद्धीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्था के लिए जो है परीक्षा लेखों के अनुसार टर्नओवर के सही और सटीक विवरण को दर्शाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन हो जाएंगे, है ना, दिनांक, स्थान, कार्यालय और वो सब हो जाएगी इसके ऊपर। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आवेदक का प्रतिनिधि, प्राधिकरण प्रतिनिधि, उनका नाम और हस्ताक्षर हो जाएगा, राइट। और वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करनी है आपको पैनलीबद्ध करने के लिए, ठीक है। तो कार्यालय की मोहर वगैरह ये सब चीज वहां पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो है एनेक्स्चर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं संगठन प्रोफाइल की। वहां पर आपका एनेक्स्चर 4 आपको डिस्क्लोज करना है, राइट। अपेक्षित दस्तावेज के साथ विधिवत भरे गए आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों को चल रही परियोजना के मामले में संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। नए मामलों के लिए सभी दस्तावेज को या तो नोटरीकृत किया जाना चाहिए या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनकी मोहर के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। नए मामलों के लिए यानी कि जितनी भी नई एप्लीकेशंस हैं उनको आपको जो है नोटराइज कराना है इस पूरी एप्लीकेशन फॉर्म को, या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना पड़ेगा आपको। तो आपको ये पूरा प्रोफाइल जो है ये आपको टाइप करवाना है। स्कीम का नाम यहाँ पर दिया हुआ, आजीविका और उद्यम के लिए लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता, राइट। संगठन का नाम आपको अपनी संस्था का नाम लिखना है, जहां पर ये राज्य, जिस राज्य में परिचालित है उस राज्य का नाम, आपकी कोई वेबसाइट है, पूरा स्थान क्या है, आपकी वेबसाइट है हाँ या नहीं, अगर है तो उसका यूआरएल प्रदान करना है। और वैसे भी ऑलरेडी बताया गया था ऊपर कि आपके जो कैमरे हैं आपकी वेबसाइट से लिंक होने चाहिए। तो ऐसे में अगर आप इसका जवाब हाँ है, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, मैंडेटरी है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आपके पास अवेलेबल होती है तो। एनजीओ का नाम जैसा कि नीति आयोग पोर्टल में आपका रजिस्टर्ड है वो आपको नाम फिल करना है, यूनिक आईडी फिल करनी है। संगठन के जो है पंजीकृत कार्यालय का पता जो है यहाँ पर आपको वो देना है, शहर, कस्बा, जिला, मोबाइल नंबर ये आपको मेंशन करने हैं, राइट। आपके जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल, संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य, एनजीओ के या सीबीओ के प्रमुख का विवरण यानी कि संदर्भ व्यक्ति का नाम, उनका पदनाम, उनका फोन नंबर, उनकी मेल आईडी, स्थापना की तिथि यानी कि किस दिन आपकी संस्था की स्थापना हुई थी, संगठन के भौगोलिक कवरेज यानी कि संगठन एक या एक से अधिक जिलों में काम कर रहा था उसका उल्लेख आपको देना है। विशेषज्ञता का मुख्य क्षेत्र क्या है यानी कि आपका मेन जो है मेजर अचीवमेंट एरिया कौन सा है वो आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है। पेशेवर पूर्वकालिक कर्मचारियों की संख्या यानी कि कोर और प्रोजेक्ट जो है आपके रहेंगे। प्रबंधन कर्मचारियां कितने हैं आपके, कार्यक्रम कर्मचारी कितने रहेंगे, सहायक कर्मचारी कितने हैं, और स्वयं सेवकों यानी कि हमारे वॉलंटियर्स की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। वर्ग मीटर में कार्यालय की जगह और स्वामित्व की स्थिति आपको दर्ज करनी है, यानी कि कितने वर्ग मीटर आपके पास जगह अवेलेबल है और उसकी सॉरी स्वामित्व स्थिति क्या है, यानी कि वो रेंटेड है, ओन्ड है या लीज्ड है, राइट। ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ काम करने वाले या जुड़ने का कुल कार्य का अनुभव यानी कि कितने वर्षों का अनुभव आपको है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए ऐसी किसी विशेष योजना को पूरा करने का विवरण अगर कोई है तो आप किसी योजना पर आप पहले काम कर चुके तो उसका विवरण यहाँ पर आपको देना है। अब संगठनात्मक क्षमता आपको दिखानी है, यहाँ पर आपको एक पूरी लिस्ट लगानी है। स्टाफ या सदस्य का नाम, उनका लिंग, उनका पदनाम और कुल कार्य कितनों का अनुभव है उनको, वो आपको पूरी एक लिस्ट यहाँ पर ड्राफ्ट करवानी है। संगठन के 2 प्रमुख पदाधिकारियों जैसे सचिव, सभापति या अध्यक्ष के नाम, शैक्षणिक योग्यता और पता और संपर्क विवरण। तो कोई भी 2 पदाधिकारी जिसमें से सचिव तो मेन हो ही जाएगा आपका, राइट।
तो आपके अध्यक्ष और सचिव, दो लोगों की जो है आपको उनका नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनका पता, उनका फोन नंबर, उनकी मेल आईडी और उनका पद यहाँ पर जो है मेंशन करना है। राइट। किस अधिनियम के तहत आपकी जो है संस्था पंजीकृत है, यानी कि जैसे आप सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। आप ट्रस्ट अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है तो आप वो मेंशन करेंगे। आप सेक्शन 8 अधिनियम के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप सेक्शन 8 को मेंशन करेंगे। पंजीकरण संख्या डालेंगे, पंजीकरण की तिथि डालेंगे, पंजीकरण की मान्यता कब तक, अगर कोई वैलिडिटी है तो वो मेंशन करेंगे, पैन कार्ड की तिथि और संख्या डालेंगे। राइट। और एटीजी का अगर आपका विवरण है, एफसीआर अवेलेबल है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर जो है फिल करेंगे। पिछले 5 वर्षों में ट्रांसजेंडर कल्याण के संबंध में संगठन की चल रही परियोजना और उनके परिणाम या उपलब्धि अगर कोई है तो उसका आपको विवरण यहाँ पर जो है मेंशन करना है। कृपया प्रमाण पत्रों के आवश्यक दस्तावेज जमा करें, यानी कि जो भी आपने यहाँ पर लगाया है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज आपके लिए जरूरी हो वो आपको लगाने हैं। यानी कि जैसे आपने यहाँ पर एटीजी का उल्लेख किया तो एटीजी की कॉपी साथ में लगानी है, आपने पैन का उल्लेख किया तो पैन की कॉपी साथ में लगानी है। राइट। तो जो जो चीजें आपको लगे, आपने यहाँ पर जो है किसी आपने यहाँ पर लगाया कि भाई मेरी ये जो जगह है वो खुद की है, तो आपने उसके स्वामित्व का प्रूफ आपको साथ में अटैच करना है। यानी कि कहने का मतलब जो भी आपने ऊपर जानकारी फिल की है उससे संबंधित रिलेवेंट जो है प्रूफ आपको सबमिट करना है। तो ये था आवेदन का पूरा प्रारूप, जिस प्रकार से आपका आवेदन प्रक्रिया चलेगी, और इसको हम जो है अभी ऑनलाइन तरीके से कैसे फिल करना है उसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं इसके लिए प्रोजेक्ट की राशि क्या है। जो आपकी गैर आवर्ती, देखिए आवर्ती और गैर आवर्ती क्या होती है। आवर्ती का मतलब होता है जो खर्चे बार बार आपके सामने आएंगे। गैर आवर्ती जो खर्चे बार बार आपके सामने नहीं आएंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। राइट। तो वो क्या है वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गैर आवर्ती? ये जो फर्नीचर की वगैरह आप व्यवस्था करते हैं, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, 25 बिस्तर, गद्दे, तकिया, रजाई वगैरह, जो भी कुछ चाहिए आपको, उसके लिए 1.5 लाख की राशि स्वीकृत करेगी मंत्रालय आपको। कार्यालय के लिए कंप्यूटर या सहायक उपकरण के लिए 50,000 रुपये आपको मंजूर किए जाएंगे। गरिमा गृह के लिए उपकरण जैसे ऑडियो वीडियो विजुअल, सीसीटीवी कैमरा, इन्वर्टर, डीवीडी प्लेयर, है ना, इन्वर्टर, पंखा, इन सब चीज़ों के लिए कुल 1,30,000 रुपये आवंटित किए जाएंगे। रसोई गृह का सामान जो है जैसे सिलेंडर, गैस, आपके आरओ सिस्टम या फ्रिज या वाटर कूलर, है ना, खाना पकाने के बर्तन, प्लेट, ग्लास इत्यादि जो भी है उनके लिए 1,00,000 रुपए की अनुदान राशि आपको जो है मंजूर की जाएगी। तो यहाँ पर सुरक्षा उपकरणों के लिए, यानी कि जो आपके फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके लिए 22,500 रुपये। कौशल विकास से संबंधित जो है उपकरण जो भी आपको चाहिए उसके लिए 50,000 रुपये की राशि। तो इस प्रकार से कुल गैर आवंटित बजट के लिए आपको 5,02,500 रुपये मैक्सिमम जो है आपको प्रदान किए जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं हम आवर्ती खर्चों पर, यानी कि जो खर्चे बार बार हमारे सामने आएंगे। जैसे हमारी जो जगह है वो अगर रेंटेड है तो उसका प्रति माह जो है 40,000 रुपये मैक्सिमम जो है किराया अलॉट किया जाएगा। आपका किराया जो है वो 40,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ। तो उसके लिए 4,80,000 रुपये। इसी प्रकार से भोजन की व्यवस्थाओं के लिए जो है 9,लाख रुपए। परियोजना प्रबंधक, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसकी सैलरी के लिए 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं पे किया जाएगा आपको। तो उसके हिसाब से जो है 2,40,000 रुपये उसकी सैलरी के लिए। लेखा सहायक के लिए, यानी कि जो आपका अकाउंटेंट है उसके लिए 15,000 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये। पार्ट टाइम डॉक्टर के लिए 15,000 रुपये आपको पर मंथ पे किया जाएगा, यानी कि 1,80,000 रुपये। इसी प्रकार से काउंसलर के लिए 1,80,000, मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 1,20,000, ब्रिज कोर्स समन्वय के लिए 1,80,000, रसोईया के लिए 1,44,000, 12,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। राइट। सफाई कर्मी के लिए 8,000 के हिसाब से 96,000 रुपये प्रति वर्ष, है ना। चौकीदार के लिए आपको जो है 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3,60,000 रुपये प्रति वर्ष, है ना। प्रशासनिक व्यय, यानी कि जो अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, उसके लिए आपको 84,000 रुपीज पर ईयर, है ना। तो इस प्रकार से कुल जो है आपको 31,44,500, 31,44,500 रुपये जो है पूरे ओवरऑल बजट आपको मिलता है पूरे एक साल के लिए, इस पर्टिकुलर 25 व्यक्तियों की जो है गरिमा गृह की स्थापना और इसके संचालन के लिए। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपने इस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को बखूबी रूप से समझ लिया है। और अगर अब आपको लगता है कि आपने इस डिटेल्ड गाइडलाइन को समझने के बाद ये तय कर लिया है कि आपकी संस्था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आवेदन के योग्य है या नहीं, राइट, तो ये बात आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, दैट आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम और आई एम नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम। तो आपके कमेंट के आधार पर मैं जल्द ही आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो प्रदान करूंगा, जहां पर हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाइव रूप से जो है
फिल करके और सबमिट करने का जो है प्रक्रिया जो है पूरी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपके कमेंट्स के लिए मैं आपका वेट कर रहा हूं। इसी बात के साथ अब मैं अपनी वीडियो को जो है एंडिंग की ओर लेकर चलता हूं। सभी को जय भारत, धन्यवाद।